हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 42, जिसमें बात करेंगे मुगल साम्राज्य, अकबर और शेरशाह सूरी। बिहार के संदर्भ में हम बात करेंगे, वैसा नहीं कि मुगल साम्राज्य के बारे में हम बात करने वाले। मुगल साम्राज्य तो देखेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम बिहार के संदर्भ में सारी चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके आने वाले बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से कि अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या निकल कर के आएगा, ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये प्रश्न ऐसे भी कई बार पूछा जा चुका है। सेकंड आता है कि शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह होगा, पहला पॉइंट में कह रहा है कि उन्होंने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की जिसमें भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया था। तो पहला पॉइंट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जब्ती प्रणाली, जिसे अक्सर दर या फिर रय के रूप में भी जाना जाता था, इसकी शुरुआत की। इसके तहत भूमि की माप यानी पैमाइश की जाती थी कि और फसल की औसत पैदावार के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। उन्हें सिकंदरी गज यानी 32 अंक का उपयोग माप के लिए किया था। तो यहाँ पर पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कानून व्यवस्था बनाए रखा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि शेरशाह का प्रशासन जो है स्थानीय उत्तरदायित्व यानी लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर आधारित था। यदि किसी क्षेत्र में चोरी या फिर डकैती होती थी तो स्थानीय मुकदमा यानी गांव के मुखिया जो होते थे, मुकदम कहा जाता है, स्थानीय मुकदम यानी कि गांव के मुखिया या फिर जमींदार को अपराधी को पकड़ने या फिर नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार उनको ठहराया जाता था। इससे कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं सेकंड पॉइंट भी एक तरह से करेक्ट है। तीसरा आता है कि शेरशाह सूरी ने सासाराम में केवल एक ही सराय यानी विश्राम गृह का निर्माण कराया था। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि शेरशाह ने केवल एक सराय नहीं बल्कि अपने पूरे साम्राज्य में लगभग करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया था। ये सराय प्रत्येक 2 कोस यानी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। ठीक है, और व्यापारियों, डाक व्यवस्था और यात्रियों के लिए विश्राम गृह के रूप में कार्य करती थी। सासाराम बिहार के उन प्रसिद्ध मकबरा स्थित है, न कि एक केवल सराय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उनका मकबरा भी हम जानते हैं कि स्थित यहीं पर है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट गलत होगा। सत्य के रूप में देखा जाए तो 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। सिंपल सा प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां। यहाँ पर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौसा का युद्ध या फिर एक पूछा जाता है कनौज का युद्ध। चौसा का युद्ध आपका 1539 की घटना है और कनौज या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 की घटना है। तो दोनों याद रखने वाली बात है। यहाँ पे ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, हुमायूं और शेरशाह। दोनों युद्ध इन्हीं के बीच हुआ था, तो ये दोनों याद रखेगा। और दोनों युद्धों में हुमायूं की पराजय हुई थी। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हरा करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। तो ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी ने यहाँ पर हुमायूं को हराया था। यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी बन जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कनौज के फाइनल युद्ध जब हुआ तो यहाँ पर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली पर कब्जा किया। नेक्स्ट कह रहा है कि अकबर की बिहार विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ध्यान रखने वाली बात है, पहला पॉइंट है कि अकबर ने 1574 में बिहार के शासक दाऊद खां करानी के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया था। यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि अफगान शासक दाऊद खां करानी ने जब अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और अकबर के नाम का खुतबा जो कि पढ़वाना बंद कर दिया, तब अकबर ने 1574 में स्वयं बिहार के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट होगा और इस तरह से 1576 में बंगाल और बिहार दोनों मुगल साम्राज्य में शामिल होते हैं। सेकंड आता है कि अकबर ने पटना और हाजीपुर के किलों पर कब्जा किया था। तो ध्यान रखिएगा कि अकबर ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाजीपुर के किले पर अधिकार किया और उसे तुरंत बाद पटना के किले पर भी कब्जा किया। दाऊद खां यहाँ से भाग करके बंगाल चला गया था और बाद में उस बंगाल पर भी जो कि विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। इस विजय के बाद
मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अकबर ने अपने विश्वास पात्र सेनापति मुनीम खां को बिहार का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया और उसे दाऊद खान का पीछा करने के लिए बंगाल भेजा था। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम डी को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। राइट। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 की घटना है, ऑप्शन सी को टिक करते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, ये देखिए पूछा जाता है। दीन इलाही धर्म, ये जो धर्म है यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी स्थापना अकबर के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी। शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण करवाया था। तो शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पर पुराना किला दिल्ली, ऑप्शन बी। अकबर की मनसबदारी प्रणाली के बीच के मतलब प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मनसबदारी प्रणाली के बाद तो पहला पॉइंट है कि मनसबदार का पद वंशानुगत होता था। ध्यान रखना है कि मनसबदार का जो पद है वो वंशानुगत नहीं होता था, यह योग्यता पर आधारित था। किसी मनसबदार के मृत्यु के बाद उसका पद जो कि स्वतः उसके पुत्र को नहीं मिलता था, सम्राट की इच्छा पर ही नया मनसब जो कि प्रदान किया जाता था। साथ ही जब्ती के नियम के तहत मृत्यु के बाद मनसबदारी की संपत्ति राज्य द्वारा जब्त कर ली जाती थी। तो ये पहला पॉइंट एक तरह से गलत हो जाता है। सेकेंड आता है कि जात पद जो है मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन को निर्धारित करता था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जात जो है, जात पद से मनसबदार की व्यक्तिगत हैसियत और उसके वेतन का निर्धारण होता था। जिस मनसबदार का जात पद जितना ऊंचा होता था, दरबार में उसकी स्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट करेक्ट हो जाता है। तीसरा है कि सवार पद यह निर्धारित करता था कि उसे कितने घुड़सवार रखने हैं। यह पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यह दर्शाता था कि एक मनसबदार को सेना के लिए कितने घुड़सवार और घोड़े रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट होता है। तो अगर हमें सत्य बताना था तो 2 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था। तो देखिए सैन्य विभाग के प्रमुख के रूप में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मीर बख्शी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ध्यान रखना है शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा 1545। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसे शेरशाह ने शेर खान की उपाधि दी थी। किसे शेरशाह ने शेर खान की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन ए होगा बहार खां लोहानी। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, बहार खां लोहानी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में एक थोड़ा सा डाउट यहाँ पर चल रहा होगा कि शेरशाह ने शेर खान की उपाधि दी थी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट जो ने है वो गलत होगा, क्योंकि कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने शेरशाह को शेर खान की उपाधि दी थी, ऐसे कह सकते, तब जाकर के बहार खां लोहानी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि हम तो जानते हैं कि शेरशाह का जो है वो बचपन का नाम तो एक तो फरीद खां था, हमने ऊपर में देखा था, फरीद खां, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फरीद खां। और क्या कह सकते हैं कि जो शेर खां थे यानी फरीद खां जो थे वो बहार खां लोहानी की सेवा में थे। एक बार शिकार के दौरान हम जानते हैं कि उन्होंने अकेले ही एक शेर को अपने तलवार से मार दिया था, और इस वजह से उनको ये शेर खान की उपाधि जो कि किसने दी थी, बहार खां लोहानी ने दी थी। ठीक है, और शेरशाह की बात करें तो ये जो नाम आपको देखने को मिलता है वो 1539 में चौसा के युद्ध को हराने के बाद, यानी चौसा के युद्ध में जब हुमायूं को हराने के बाद ये उनको औपचारिक रूप से पदवी शेरशाह की दी जाती है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ऑप्शन ए ही होता। थोड़ा सा क्वेश्चन के लाइन में मिस्टेक था, तो आप इसे थोड़ा सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन का क्या नाम था। उपासना भवन का नाम क्या था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। ठीक है, इबादत खाना, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा, अगला सवाल क्या बनता है। अगला सवाल है कि शेरशाह के शासनकाल के दौरान बिहार विशेष आर्थिक पहलुओं पर विचार करें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया जो कि जारी किया था। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि शेरशाह सूरी को आधुनिक मुद्रा प्रणाली का जनक भी माना जाता है, क्योंकि चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। यह रुपया इतना मानक था कि बाद में मुगल और ब्रिटिश काल में भी इसका प्रभाव बना रहा। तो ये पहला पॉइंट तो करेक्ट है।
सेकंड आता है कि उन्होंने बिहार के रोहतासगढ़ किले का निर्माण उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए करवाया था। रोहतासगढ़ किले पर कभी आप जाना, मतलब खतरनाक है यार, बहुत खतरनाक, हम लोग तो गए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि शेरशाह ने बिहार के रोहतास यानी सासाराम के करीब ही आपका रोहतासगढ़ किले का विस्तार और जो कि सुदृढ़ीकरण करवाया था। हालांकि उसने झेलम यानी वर्तमान पाकिस्तान में भी इसी नाम का एक किला उत्तरी पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए बनवाया था, लेकिन बिहार का रोहतासगढ़ किला उनकी शक्ति का एक प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट आता है कि शेरशाह के समय भू राजस्व दर आमतौर पर उपज का आधा हुआ करता था। देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं सही नहीं है, क्योंकि शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर आमतौर पर कुल उपज का 1/3, ठीक है, 1/3 भाग थी, न कि आधा। केवल मुल्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में यह उपज का 1/4 हिस्सा भी लिया जाता था। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है। असत्य के रूप में अगर देखा जाए तो केवल यहाँ पर 3 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है असत्य कथन चुने। तो चलो देखते हैं एक एक करके। शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया था, ये भी हमने देखा। चांदी का रुपया जो है वो 178 ग्रेन और तांबे का जो दाम था वो 380 ग्रेन का था। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट। तीसरा आता है शेरशाह की मृत्यु चौसा के युद्ध में हुई थी, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि चौसा के युद्ध को तो उन्होंने विजय किया था। इनकी मृत्यु 1545 में कलिंजर के किले के घेरे के दौरान बारूद विस्फोट में उनका नामक मतलब उक्का नामक, ठीक है, उक्का नामक अग्नेयास्त्र चलाते समय हुई थी। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें इन्होंने तो विजय प्राप्त किया ही था। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का राजस्व मंत्री के रूप में टोडरमल को जानते हैं, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि अकबर की धार्मिक नीति के विकास के चरणों पर विचार करना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि 1575 में इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की गई थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की गई, ये पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि इसे प्रार्थना गृह भी आप कह सकते हो। प्रारंभ में यह केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए खोला जाता था, लेकिन 1578 में इसे सभी धर्मों, हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी आदि सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इबादत खाना कभी सभी धर्मों के लिए कब खोला गया था। तो 1578, ये पॉइंट याद रखना है। फिर आता है 1579 में मजहर की घोषणा की, जिसने अकबर को धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णायक बना दिया, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। 1539 में अकबर ने मजहर जारी किया और इसका मसौदा शेर मुबारक ने तैयार किया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है कि दीने इलाही को सभी मनसबदारों के लिए अनिवार्य कर दिया, ये गलत होगा, क्योंकि दीने इलाही 1582 को किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं किया गया था। यह एक नैतिक संहिता या फिर सूफी मत जैसा था, जिसे अपनाना स्वैच्छिक था, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि कुल 18 प्रमुख दरबारियों ने इसे अपनाया था, जिसमें बीरबल एकमात्र हिंदू थे। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि एकमात्र हिंदू कौन थे, तो बीरबल, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर कह सकते हैं हमसे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, सत्य कथन बताइए। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किनके बीच लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे, तो ये अकबर के दरबार में थे, ऑप्शन सी हो जाता है। मुगल काल में बिहार के प्रशासन के संबंध में क्या सत्य है, ये हमें बताना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कि 1580 में अकबर ने बिहार को एक अलग सूबा बनाया था, मतलब 1576 में तो इसे बंगाल में मिलाया और 1474 से 76 के दौरान बिहार को जीता, और लेकिन प्रशासनिक सुधारों के तहत 1580 में उसने अपने पूरे साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया, जिसमें से बिहार को एक अलग सूबे का दर्जा दिया था 1580, ये करेक्ट है। सेकंड आता है कि राजा मान सिंह को अकबर ने 1587 से 1594 तक बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो अकबर ने राजा मान सिंह को 1587 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और उन्होंने 1594 तक यहाँ शासन किया, और इस दौरान गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय राजाओं को पराजित कर मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट की बात करें कि मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। देखिए ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं एक तरह से करेक्ट होता है, क्योंकि मान सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था और वहाँ कई भव्य भवनों और किलों का निर्माण कराया। उसमें उनके समय में बिहार में शांति और समृद्धि का काल था। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर रोहतास आओ, रोहतास जो किला है आप उससे घूमो, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि रोहतास
मतलब रोहतास माइंड में चढ़ गया, सॉरी। शेरशाह सूरी ने पटना का दुर्ग कब बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने पटना का दुर्ग 1541, ऑप्शन सी। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो याद रखिएगा VVI। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, तो ये पॉइंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जजिया कर को इन्होंने समाप्त किया था। देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कब समाप्त किया, तो वो भी आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है। 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया क्या होता था कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर था, ठीक है, धार्मिक कर था, ये याद रखिएगा। अच्छा, इससे पहले 1563 में उन्होंने तीर्थ कर को भी समाप्त किया था, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। तो ध्यान रखना है कि अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आगरा के पास सीकरी में एक नया शहर बसाया। 1571 में उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी आधिकारिक राजधानी बनाया। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखेंगे। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने किस विजय की स्मृति में बनवाया था? तो ये तो हम जानते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। शेरशाह सूरी के मकबरे सासाराम के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक झील के बीच में अष्टकोणीय मंच पर बना है। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। शेरशाह सूरी का मकबरा एक विशाल कृत्रिम झील के बीच स्थित और एक ऊंचे अष्टकोणीय चतुर्भुज पर यानी चबूतरे पर कह सकते हैं बना है, और यह अपनी बनावट के कारण पानी पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। अगर आप कभी सासाराम नहीं आए हैं तो सासाराम आकर के ये जरूर घूम करके जाना, शेरशाह सूरी का मकबरा आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। ये पॉइंट करेक्ट है क्योंकि इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम ने इसकी सुंदरता के कारण इसे ताजमहल से भी बेहतर, ठीक है, ताजमहल से भी बेहतर एक अलग शैली में बताया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट की इसका निर्माण पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, संगमरमर पूरा सफ़ेद तो है नहीं है। इस मकबरे का निर्माण मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट गलत, और अगर असत्य के रूप में देखना है तो केवल 3 होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आता है कि शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण के रूप में देखिए, यहाँ पर भू राजस्व सुधार उनके समय के सबसे महत्वपूर्ण सुधार, ऑप्शन बी। आईने अकबरी का लेखक किसे माना जाता है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईने अकबरी, ये आपका अबुल फजल, ऑप्शन बी याद रखेंगे। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन सा व्यक्ति बिहार से संबंधित था सूबेदार के रूप में? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मानसिंह, ठीक है। मानसिंह, जैसे कि हम जानते हैं, बिहार इन्होंने रोहतास को राजधानी भी बना के रखा था। नेक्स्ट क्या आता है कि अकबर के शासनकाल में बिहार में हुए विद्रोहों के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि 1580 में बिहार और बंगाल के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि 1580 में जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया, और इसका समर्थन बिहार और बंगाल के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया, जिससे इस क्षेत्र में विद्रोह की आग भड़क गई थी। एक तरह से पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर विद्रोह का मुख्य कारण अकबर की उदार धार्मिक नीति और सैन्य जागीरों में कटौती थी। ध्यान रखिएगा कि विद्रोह के पीछे 2 प्रमुख कारण थे। पहला था अकबर की उदार धार्मिक नीति, जैसे मजहर की घोषणा, जिससे रूढ़िवादी उलेमा नाराज थे। दूसरा था प्रशासनिक कारण, जैसे कि अकबर ने जागीरदारी व्यवस्था में कड़े नियम लागू किए थे और सैन्य अधिकारियों के भत्ते और जागीरों में कटौती कर दी थी। तो दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट होता है। तीसरा आता है कि राजा टोडरमल ने बिहार के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर जब विद्रोह गंभीर हो गया तब अकबर ने राजा टोडरमल को स्थिति संभालने के लिए भेजा। टोडरमल ने अपनी कुशल सैन्य रणनीति और प्रशासनिक सूझबूझ से बिहार के विद्रोहियों को पराजित कर मुगल सत्ता को पुनः स्थापित किया। यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए कहेंगे ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। सारी चीज़ें पीडीएफ में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने को मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर पेड बैच में मिलेगा। आप वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, बैच को परचेज कर सकते हो। फिलहाल 99 का आपका बैच मिल रहा है, तो आप वहाँ पर जाइए। नेक्स्ट कह रहा है कि कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, कनौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 की घटना है, ऑप्शन बी।
असत्य कथन चुने। तो पहला पॉइंट है कि अकबर का राज्याभिषेक कलनौर में हुआ था, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। बैरम खां अकबर का संरक्षक माना जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि अकबर ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ये देखो बिना लॉजिक का ही क्वेश्चन मतलब यहाँ पर है, क्या ही कह सकते हैं। तो आप आराम से समझ सकते हो कि ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था, तो एक तरह से ये बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, मतलब पॉइंट सी जो है वो बिना मतलब का सजाया गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शेरशाह के शासनकाल में दीवाने अरिज क्या था। शेरशाह के शासनकाल में दीवाने अरिज कह सकते हैं सैन्य विभाग के रूप में था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। शेरशाह के सैन्य प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की दाग और चेहरा प्रणाली को पुनर्जीवित किया। शेरशाह ने सैन्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी जो घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों का वर्णनात्मक विवरण या फिर हुलिया लिखने की प्रथा जो है उसको फिर से लागू किया, और इससे यह सुनिश्चित होता था कि केवल प्रशिक्षित सैनिक और उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े ही सेना का हिस्सा रहे। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड की बात करें तो सैनिकों को नगद वेतन देने के बजाय केवल जागीरें दी जाती थी। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि शेरशाह अपने सैनिकों को नगद वेतन देना पसंद करते थे। हालांकि उच्च अधिकारियों को जागीरें दी जाती थी, लेकिन सामान्य सैनिकों को नगद भुगतान किया जाता था ताकि उनकी वफादारी सीधे सुल्तान के प्रति बनी रहे और जागीरदारों पर उनकी निर्भरता कम हो। तो सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। थर्ड आता है कि शेरशाह ने एक बड़ी स्थायी सेना रखी थी। ये पॉइंट एक तरह से बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शेरशाह ने एक विशाल और शक्तिशाली स्थायी सेना का गठन किया था। उनकी सेना में लगभग कह सकते हैं कि डेढ़ लाख यानी 1,50,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक और एक मजबूत हाथी दस्ता भी शामिल थी। तो एक तरह से तो कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अकबर ने किस सिख गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान दी थी। तो वो कौन थे, तो गुरु रामदास, ठीक है, रामदास जी को। रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हम जानते हैं शेरशाह सूरी ने, ऊपर में प्रश्न में देखा था हमने, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल आता है कि सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 के महत्व के बारे में क्या सत्य है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि इस युद्ध में शेरशाह ने बंगाल के सुल्तान मोहम्मद शाह को पराजित किया या फिर हराया था। तो करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सूरजगढ़ यानी मुंगेर बिहार के पास के युद्ध में शेरशाह ने बंगाल के सुल्तान मोहम्मद शाह की विशाल सेना को पराजित किया था। तो यहाँ पर पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड आता है कि इस विजय ने शेरशाह को बिहार का निर्विवाद कह सकते हैं निर्विवाद स्वामी बना दिया था। तो इस जीत का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक था। इससे न केवल शेरशाह के सैन्य कौशल को सिद्ध किया, बल्कि उन्हें बिहार का वास्तविक और निर्विवाद शासक भी बना दिया, ठीक है। इस युद्ध के बाद मिली भारी लूट की संपत्ति ने उन्हें भविष्य में मुगलों यानी हुमायूं से लड़ने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाया था। तो सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड आता है कि इस युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह की सहायता की थी। ये चीज़ तो गलत है ही, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर सत्य देखा जाए तो एक और दो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था। ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर में बताया था, फटाफट नीचे कमेंट करके बताइएगा 37 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल पे आते हैं। अकबर की सुलह एक कुल की नीति के बारे में असत्य कथन बताइए। अकबर के सुलह एक कुल की नीति के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कि इसका अर्थ जो है वो सार्वभौमिक शांति और भाईचारा था। बिल्कुल करेक्ट है कि सुलह एक कुल का शाब्दिक अर्थ सार्वभौमिक शांति यानी यूनिवर्सल पीस या फिर कह सकते हैं सभी के साथ भाईचारा है। यह अकबर की एक ऐसी नीति थी जिसमें सभी धर्मों और मतों के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया। और आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, जैसे कि 1578 की जो इन्होंने इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोला था, वो भी कहीं ना कहीं इसका एक तरह से पार्ट देखता हुआ मिल जाता है। सेकेंड आता है कि यह नीति केवल हिंदुओं को खुश करने के लिए बनाई गई थी। ये पॉइंट तो गलत है, क्योंकि यह नीति किसी एक विशिष्ट समुदाय जैसे हिंदुओं को खुश करने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य था मुगल साम्राज्य की विविध जनता जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसी आदि इन सभी के बीच शांति बनाए रखना और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखना था। तो एक तरह से यहाँ पर एक कह सकते हैं पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट भी मतलब गलत होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट गलत है।
अबुल फजल ने इसे अकबर के शासन का आधार बताया था। ये पॉइंट करेक्ट होगा क्योंकि अकबर के दरबारी जो इतिहासकार थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा है, अकबरनामा में सुलह एक कुल को एक आदर्श शासन का आधार बताया था। इनके अनुसार एक न्यायप्रिय राजा को अपनी प्रजा के सभी वर्गों के साथ बिना किसी भेदभाव के न्याय करना चाहिए। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही हो जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड को टिक करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन प्रश्न में असत्य पूछा गया था, इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, असत्य है। आगे बढ़ते हैं। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा जो है वो फारसी था, ऑप्शन सी। अगला सवाल नेक्स्ट आता है कि शेरशाह सूरी की भूराजस्व व्यवस्था यानी बिहार विशेष के तहत पट्टा और काबूलियत क्या थे? पट्टा और काबूलियत की बात करें तो पहला पॉइंट पे नजर डालिए कि पट्टा सरकार द्वारा किसान को दिया जाने वाला भूमि का अधिकार पत्र हुआ करता था। ये पॉइंट करेक्ट है कि पट्टा एक आधिकारिक दस्तावेज था जो सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता था। इससे भूमि का विवरण, उसका क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार, उत्तम, खराब या फिर मध्यम किस प्रकार का है, उस पर निर्धारित लगान की राशि स्पष्ट रूप से लिखी जाती थी इस पट्टे पर। ठीक है, एक तरह से कह सकते थे कि दस्तावेज पत्र था। सेकेंड है कि काबूलियत किसान द्वारा दिया गया स्वीकृति पत्र था और वह कितना लगान देगा। तो ये भी एक तरह से करेक्ट है क्योंकि काबूलियत किसान द्वारा सरकार को दिया जाने वाला एक स्वीकृति पत्र था, मतलब एग्रीमेंट था। इसमें किसान यह स्वीकार करता था कि पट्टे में निर्धारित लगान की दर पर कर भुगतान करने के लिए वह सहमत है। यानी पट्टा और काबूलियत दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, राइट। तो सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है कि इन दोनों को अकबर ने पूरी तरह बंद करा दिया था। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि अकबर ने इन्हें बंद नहीं किया था, बल्कि उसने शेरशाह की इस व्यवस्था से प्रेरणा ली और इसमें सुधार कर अपनी दहसाला और जब्ती प्रणाली को विकसित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं तीसरा पॉइंट गलत है। अगर हमें सत्य बताना है तो एक और दो को टिक करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है कि अकबर और शेरशाह के बीच प्रशासनिक समानताओं के संदर्भ में विचार करना है। अब पहला पॉइंट करें कि दोनों ने किसानों के कल्याण पर ध्यान दिया था। तो ये तो कह सकते हैं कि किसानों मतलब शेरशाह ने किसानों की खुशहाली तो खुशहाली तो साम्राज्य की खुशहाली, इसके सिद्धांत को मानते थे वो, और उन्होंने बिचौलियों के शोषण को कम किया था। अकबर ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अकाल या फिर फसल खराब होने की स्थिति में ऋण, जिसको हम लोग एक वर्ड जानते हैं तकावी, ठीक है, तकावी अगर पूछा जा सकता है कि तकावी क्या था, तो एक प्रकार का ऋण था। ठीक है, तकावी और लगान में छूट जैसी नीतियां लागू की थी। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड आता है कि दोनों ने एक मजबूत केंद्रीकृत शासन की स्थापना की। तो ध्यान से देखिए कि दोनों ही शासकों ने सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित रखा। उन्होंने साम्राज्य को सरकारों और परगनों में विभाजित किया, जैसे कि हमने देखा था ऊपर में कि इन्होंने विभाजित किया था अपने साम्राज्य को, और अधिकारियों के स्थानांतरण की नीति अपनाई ताकि कोई भी स्थानीय अधिकारी विद्रोह न कर सके। मतलब दोनों के पास एक विशाल और कुशल गुप्तचर विभाग बरीद भी शामिल थे। तो दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा आता है कि अकबर की भूराजस्व प्रणाली काफी हद तक शेरशाह के प्रयोगों पर आधारित थी। ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट है क्योंकि हम ऊपर में भी देखे थे, अकबर ने शुरुआत में शेरशाह की राय यानी लगान की दर सूची को ही अपनाया था, और अकबर के प्रसिद्ध मंत्री जो राजा टोडरमल थे उन्होंने पहले शेरशाह के दरबार में काम किया था, और उन्होंने ही शेरशाह के भूमि सुधारों के अनुभवों का उपयोग अकबर के दहसाला प्रणाली को विकसित करने में भी किया था। इसलिए शेरशाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि तीसरा पॉइंट तो करेक्ट है ही, और राइट आंसर के अगर रूप में देखा जाए तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी हमने एक्सप्लेन किया वो आपको पीडीएफ में लिखित रूप से देखने को मिल जाएगा। तो आप आराम से पीडीएफ पढ़ करके जब चाहे जब समझ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कम कीमत में सारी चीज़ें मिल जाती है। नोट्स फॉर्मेट की बात करें तो आपको हमने हिस्ट्री का भी नोट्स प्रोवाइड करा रखा है, तो आप वहाँ पर सारी चीज़ें हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।